वाला है। हम टोटल 15 मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम महाजनपदों और उनकी रिवर्स के मैप को समझेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन मशीन में झांकेंगे और अशोक के सुपर ऑफिसर्स से मिलेंगे। उसके बाद हम साउथ इंडिया के संगम लिटरेचर के वर्णा सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम अशोक के फेमस इंस्क्रिप्शन के पीछे का मैसेज जानेंगे। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को विजिट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी साइट हड़प्पन नहीं है। राइट। फिर वैदिक आर्यंस और इंडस वाली पीपल के कल्चर का एक हाई वोल्टेज कंपैरिजन होगा। हम आईवीसी के कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, उनके पैलेसेस, गॉड्स और वॉरफेयर। आईवीसी की सेक्युलर नेचर और कॉटन ट्रेड पर भी बात होगी। वैदिक कॉन्सेप्ट्स धर्म और रीता को अनपैक करेंगे। सत्यमेव जयते का ओरिजिन ट्रेस करेंगे। डायनास्टीज के राइज एंड फॉल की चेन रिएक्शन देखेंगे। आईवीसी की फेमस साइट्स और उनकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को मैच करेंगे। और ये भी पता लगाएंगे कि हड़प्पन सील्स पर कौन सा जानवर मिसिंग था। और आखिर में अ वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानेंगे, जिसने बुद्धिज्म को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। ओके, तो पहला सवाल ये है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025 से। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BC, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। टेरिटोरियल रीजन I अस्माका गोदावरी, I 2 कंबोजा विपास, 3 अवंती महानदी, 4 कोसाला सारियू। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? ऑप्शंस हैं A only 1, B only 2, C only 3, D all the 4। माइक्रो थीम है एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफी एंड महाजनपदास। तो शुरू करने से पहले ये महाजनपद आखिर थे क्या? बेसिकली दोस्त, ये एंशिएंट इंडिया के 16 पावरफुल किंगडम्स या रिपब्लिक्स थे अराउंड 6th सेंचुरी BCE। एक तरह से इंडिया के ओरिजिनल स्टेट्स है ना, हर एक की अपनी कैपिटल, आर्मी और गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। और इनकी लोकेशन अक्सर इंपॉर्टेंट रिवर्स के किनारे होती थी। ट्रेड और एग्रीकल्चर के लिए लोकेशन वाज एवरीथिंग, यू नो। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो जैसे आज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र स्टेट्स हैं, वैसे ही तब कोसला, मगधा, अवंती थे। और जैसे आज दिल्ली यमुना के पास है, वैसे ही तब पाटलिपुत्रा गंगा के पास था। इट्स ऑल अबाउट लोकेशन एंड रिसोर्सेज। चलिए अब ऑप्शंस की सर्जरी करते हैं। पेयर आए अस्माका गोदावरी। ये पैर बिल्कुल करेक्ट है। अस्माका या असाका गोदावरी नदी की वैली में था, स्पेसिफिकली गोदावरी और मंजीरा नदियों के बीच। मतलब आज का नांदेड़, महाराष्ट्र वाला एरिया। राइट, सो दिस इज अ करेक्ट मैच। इसके बारे में कुछ पेरिफेरल नॉलेज फॉर नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम। हाँ, ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अस्माका वॉज द ओनली महाजनपदा साउथ ऑफ द विंध्या माउंटेन्स। एक अकेला साउथ इंडियन महाजनपदा। इसकी कैपिटल थी पोटाना, जिसे आज बोधन कहते हैं। क्विक टेक अवे, अस्मका साउथ इंडिया इक्वल्स गोदावरी। सिंपल। नेक्स्ट, पेयर 3 कंबोजा विपतास। ये तो मुझे गलत लग रहा है। बिल्कुल, ये इनकरेक्ट है। कंबोजा रीजन में झेलम नदी बहती थी, जिसका एंशिएंट नाम था वितास्ता। और विपास नदी तो ब्यास का एंशिएंट नाम है, जो हिमाचल और पंजाब में बहती है। कंप्लीटली डिफरेंट रीजन। राइट, सो अ रॉन्ग मैच। पेरिफेरल नॉलेज ऑन कंबोजा। कंबोजा एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में था एंड इट वॉज फेमस फॉर इट्स एक्सीलेंट हॉर्सेस। इंटरेस्टिंगली, ये पहले मोनार्की था, पर बाद में अर्थशास्त्र इसे एक गणासंगा या रिपब्लिक बताता है। दिस शोज पॉलिटिकल एवोल्यूशन। कूल। सो टेक अवे, कंबोजा's river was झेलम, वितास्ता, not विपास, ब्यास। ओके, पेयर 3 अवंती महानदी। ये भी गलत है। अवंती तो सेंट्रल इंडिया के मालवा रीजन में था, माने मॉडर्न मध्य प्रदेश। एग्जैक्टली। महानदी रिवर तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है। नो कनेक्शन, टोटली रॉन्ग। अवंती के बारे में हाई यील्ड पेरिफेरल फैक्ट क्या होगा? अवंती की इंपॉर्टेंस उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, ट्रेड रूट्स पर। इट कनेक्टेड द नॉर्दर्न प्लेन्स विद द वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स। मतलब जिसने अवंती कंट्रोल किया उसने एक मैसिव इकोनॉमिक कॉरिडोर कंट्रोल कर लिया। प्रिसाइसली। इसकी 2 कैपिटल्स थी, उज्जैनी और महिष्मती। सो क्विक टेक अवे, अवंती इन मालवा MP, नो कनेक्शन टू महानदी। एंड फाइनली पेयर IV कोसाला सरयू। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सरयू नदी कोसाला रीजन की प्रिंसिपल रिवर थी। परफेक्ट मैच। इनफैक्ट इस नदी ने स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नॉर्दर्न कैपिटल थी श्रवस्ती और सदर्न थी कुशावती। अयोध्या भी इसी रीजन में था। पेरिफेरल नॉलेज, द शाक्यास ऑफ कपिलावस्तु, जहां से बुद्धा आते थे, वो भी कोसाला के अंडर एक ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी थी। So Kosala and Sarayu are inseparable, just like Ram and Ayodhya. सो एलिमिनेशन लॉजिक क्या कहता है? देखो, पेयर I और 4 करेक्ट है, पेयर 2 और 3 गलत है, तो आंसर है ओनली 2 पेयर्स। मीनिंग ऑप्शन बी। इसका कोई मेमोरी हैक है? हाँ, याद रखो, ASK अस्मा का गोदावरी एंड K फॉर कोसाला सरायू, ये करेक्ट पेयर्स हैं। ब्रिलियंट। मिनी रीकैप, ज्योग्राफी इज की, सिर्फ 2 पेयर्स सही थे, इसलिए आंसर है B ओनली 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी यूपीएससी CC प्रीलिम्स 2025 का है। The question is, Ashokan inscriptions suggest that the Pradeshika, Rajuka, and Yukta were important officers at the A. Village level administration, B. District level administration, C. Provincial administration, D. Level of the central administration.
माइक्रो थीम, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्यन एम्पायर इतना विशाल था यार कि उसे मैनेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेयर्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जरूरी था। बिल्कुल, जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिन है, वैसे ही हायरार्की तब भी थी। करेक्ट। और ये क्वेश्चन उसी सिस्टम के डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में है। रियल लाइफ एग्जाम्पल दें तो? आज के डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होता है, उसके नीचे एडीएम्स और बाकी स्टाफ। वैसा ही सेटअप अशोका के टाइम में था। प्रदेशिका, राजुका और युक्ता उस डिस्ट्रिक्ट टीम के कोर मेंबर्स थे। ओके, लेट्स एनालाइज दीज ऑफिसर्स। सबसे पहले प्रदेशिका। प्रदेशिका डिस्ट्रिक्ट या प्रदेशा का ओवरऑल इंचार्ज था। समझो कि वो डिस्ट्रिक्ट का हेड था। उसका मेन काम क्या था? टैक्स कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। द थर्ड राक एडिक्ट में मेंशन है कि उसे हर 5 साल में डिस्ट्रिक्ट का टूर करना होता था टू एंश्योर गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू प्रीच धम्मा। सो अ मिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉरल ड्यूटीज। नेक्स्ट अप द राजुका। इनकी पोजीशन एज आई अंडरस्टैंड मॉडर्न डे कलेक्टर जैसी थी। बिल्कुल, इनके पास लोगों को रिवॉर्ड करने और पनिश करने दोनों की अथॉरिटी थी। अ वेरी पावरफुल पोस्ट। इसका कोई स्पेसिफिक एविडेंस है इंस्क्रिप्शंस में? यस, वेरी इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज। अशोका अपने पिलर एडिक्ट 4 में कहता है कि उसने राजुकास को जुडिशियल फंक्शंस में काफी इंडिपेंडेंस दी थी ताकि वो कॉन्फिडेंटली जस्टिस डिलीवर कर सकें ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये फ्रेज की है, इससे पता चलता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी है। एंड द थर्ड वन, युक्ता। युक्ता एक जूनियर ऑफिसर था। राइट, हाँ, सबॉर्डिनेट ऑफिसर। इनका काम सेक्रेटेरियन एंड अकाउंटिंग नेचर का था। बेसिकली ही असिस्टेड द प्रदेशिका एंड राजुका, रिकॉर्ड कीपिंग, रेवेन्यू डिटेल्स, ये सब। तो युक्ता की प्रेजेंस मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की सोफिस्टिकेशन दिखाती है। एग्जैक्टली। इट wasn't just about power, it was also about meticulous record keeping. तो एलिमिनेशन लॉजिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ। Right. विलेज लेवल के लिए ग्रामिका थे, प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नर्स या कुमारा होते थे, सेंट्रल लेवल पर मंत्री परिषद थी। तो इन तीनों का स्पेसिफिक डोमेन डिस्ट्रिक्ट था। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। मेमोरी हैक फॉर दिस। डिस्ट्रिक्ट के प्राइमरी ऑफिसर्स प्रदेशिका, रजूका, कलेक्टर, युक्ता, असिस्टेंट, दे प्राय इनटू द डिस्ट्रिक्ट्स अफेयर्स। Nice one. So, mini recap: Pradeshika, Rajuka, and Yukta were the rock stars of Mauryan district administration. Option B is the clear winner. ऑलराइट, लेट्स ट्रैवल साउथ नाउ। ये क्वेश्चन है यूपीएससी सीएसई प्री 2022 से। Question: Which one of the following statements about Sangam literature in ancient South India is correct? Forces as irrational. Microtheme: Society and culture in the Sangam age. First, a quick definition. What exactly is Sangam literature? ये तमिल लैंग्वेज का अर्लीस्ट राइटिंग कलेक्शन है जो मदुराई में हुई लिटरेरी एकेडमीज या संगम्स में प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम 1st to 4th century CE. It's like a time capsule of ancient Tamil society, है ना? बिल्कुल. Imagine finding poems from 2000 years ago about common people's love stories, Akam poems, and there was the Puram poems. चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं. We need the correct statement. Option A says Sangam poems are devoid of any reference to material culture. ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स अक्सर गलत होते हैं हिस्ट्री में। Right. Sangam poems are filled with references to material culture. Farming, cattle rearing, fishing, iron use, सब कुछ है. हाँ, एक पोएम में तो एक ब्लैकस्मिथ को एक बेयर से कंपेयर किया गया है। So option A is out. Peripheral fact. इन poems में रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड के भी रेफरेंस है, स्पेशली इन पेपर एंड पर्ल्स. Option B, the social classification of Varna was known to Sangam poets. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. संगम पोएट्स को वर्णा सिस्टम के बारे में पता था. पोएम्स में आरएसआर, किंग्स, वाइश्या, ट्रेडर्स और वेलाला फार्मर्स का जिक्र है, ब्राह्मणास का भी। Yes, but here's the critical peripheral knowledge, the nuance. The four-fold Varna classification, Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, का application तमिल society पर little या ना के बराबर था. The key word in the question is known. They knew about it, Right. so they were aware of it, even if it wasn't strictly followed. The jati system was also not a feature. Next, option C. Sangam poems have no reference to warrior ethic. Again an extreme statement. ये तो बिल्कुल गलत है. Warrior ethic तो संगम poems का core theme है. Exactly. The Puram poems are literally war poems, celebrating heroes and even their death in battle. Hero stones या नडुकल erect किए जाते थे। And option D, Sangam literature refers to magical forces as irrational. ये स्टेटमेंट भी गलत है। वो मैजिकल फोर्सेस को इरेशनल नहीं बल्कि एक रियलिटी मानते थे। हाँ, अनुनकू नाम की सेक्रेट फोर्स का जिक्र है जो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स में रहती थी. Right? Applying the modern word irrational is anachronism. It's a trap. So, the elimination logic is clear. A and C are extreme and wrong. D imposes a modern value. B is the most nuanced and factually correct. इसका memory hack? संगम वर्णा जानते थे. संगम पोएट्स वर्णा सिस्टम को जानते थे even if it wasn't strictly applied there. Perfect. So, mini recap. संगम poems material culture और warrior ethics से भरपूर हैं. And yes, उनके poets को वर्णा classification का ज्ञान था. Option B is the winner. This next one is a beautiful question from UPSC CSE pre-2020, a quote-based question. Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect, he rather injures his own sect very severely. Options है A. Ashoka,
B. Samudragupta, C. Harshvardhana, D. Krishnadevaraya. Micro theme: Ashoka's policy of Dhamma and religious tolerance. So the concept here is Ashoka's Dhamma. After the Kalinga War, he adopted Dhamma Ghosha, a moral and ethical code. बिल्कुल, और इसका एक कोर प्रिंसिपल था रिलीजियस टॉलरेंस, समवया, यानी सभी सेक्ट्स की रिस्पेक्ट करना. This is like a modern leader promoting secularism, but 2200 years ago, carved in stone. Let's check the options. Option A is Ashoka. And this is the correct answer. ये quote directly Ashoka के 12th major rock edict से है. Exactly. The source material confirms it. This message was the central pillar of his Dhamma. Peripheral knowledge on the 12th rock edict. It not only advises against criticism, but also promotes listening to and learning from each other's doctrines, a very advanced concept of interfaith dialogue. What about the other options? Samudragupta. Incorrect. He was the Napoleon of India, but his inscriptions, like the Allahabad pillar, focus on his military victories, not this kind of ethical advice. Harshvardhana. Also incorrect. He was a patron of both Shaivism and Buddhism, but this specific quote is not attributed to him. And Krishnadevaraya. He was a great ruler of the Vijayanagar Empire, also known for religious tolerance. But again, ये inscription Ashoka का trademark है. So the elimination logic here is very strong. The idea of Dhamma and promoting it through inscriptions is uniquely and most strongly associated with Ashoka. अगर आपने अशोका के धम्मा के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, this is a direct hit. इसका कोई memory hack है? Tolerance का edict, Ashoka का verdict. Simple and effective. I like it. So, mini recap. ये powerful message religious harmony का Ashoka के 12th rock edict से है, making option A the only correct answer. Okay, time to put on our archaeologist hats. This question from UPSC CSE pre-2019 asks, Which one of the following is not a Harappan site? A. Chanhudaro, B. Kot Diji, C. Sogora, D. Disalpur. Micro theme: Geography of the Indus Valley Civilization. The key word here is not. The concept is simple. The IVC had thousands of sites. We need to find the odd one out. It's like a quiz. Mumbai, Delhi, London, Kolkata. Which city is not in India? Simple, na? चलो option A Chanhudaro. Harappan site है या नहीं? Yes, it's a famous Harappan site in Sindh, Pakistan, a major center for manufacturing crafts, especially carnelian beads. High yield peripheral knowledge. Chanhudaro is unique because it's the only Harappan city found without a citadel. It was likely a purely industrial town. Option B, Kot Diji. ये भी एक important Harappan site है. In fact, it's considered a forerunner of the Indus civilization because it belongs to the early Harappan phase. वहां पर आग का evidence भी मिला था, right? Which might mark a transition. Correct. Option C, Sogora. And this is our answer. Sohgora एक Harappan site नहीं है. Right. ये एक village है गोरखपुर यूपी में. It's famous for the Soghora copper plate, जो एक Mauryan record है about famine relief efforts. The time period is completely different. Mauryan era is much, much later than the Harappan civilization. Peripheral knowledge here is key. The Soghora copper plate is one of the earliest known copper plate inscriptions in India, showing Mauryan welfare activities. Or option D, Desalpur. ये एक Harappan settlement है कच्छ गुजरात में, likely a port city. So, sites like Desalpur and Lothal highlight the maritime trade network of the Harappan civilization. Elimination logic. Even if you don't know all the Harappan sites, if you've read about the Mauryan period, you might remember the Soghora inscription. That memory immediately identifies it as the odd one out. And the memory hack. Soghora equals So. It's Mauryan. Link Soghora to Mauryan famine relief, not Harappan beads. Great. Mini recap. Chanhudaro, Kot Diji, and Dasalpur are Harappan sites. Soghora is a Mauryan era site. So option C is our answer. Chalo, next is a classic comparison question from UPSC CSE 2017. Question. With reference to the difference between the culture of Rig Vedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements are correct? 3 statements hai. 1. Rig Vedic Aryans used coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of IVC did not leave any evidence. 2. Rig Vedic Aryans knew gold, silver, and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. And 3. Rig Vedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of IVC people having been aware of this animal. Let's analyze statement 1, warfare technology. It says Aryans used armor and helmets, Varma, Sipra, but IVC people didn't. This statement is correct. The Rig Veda has multiple references to this armor. IVC, on the other hand, seems to have been relatively peaceful. We found weapons, but no helmets or armor. No. Statement 2, metallurgy. This is a classic trap. It says Aryans knew gold, silver, copper, which is right, but then it says IVC people knew only copper and iron. And that's doubly wrong. First, IVC people knew gold, silver, copper, and bronze very well. The dancing girl statue is a prime example. Second, and this is the major point, the Harappans did not know iron. Iron came much later, in the Iron Age, around 1000 BCE. Correct. So statement 2 is definitely incorrect. And statement 3, the horse. It claims Aryans domesticated the horse, but there's no evidence for the IVC. This is also correct. The horse was central to Rigvedic Aryan culture and warfare.
For the IVC, the evidence is highly debated and inconclusive. The horse was certainly not a central part of their civilization like the bull was. So, elimination logic is key here. The moment you know statement 2 is wrong, because of iron, you can eliminate any option that includes it. You're left with options that only contain 1 and 3. Since both are correct, the answer is C, 1 and 3 only. Memory hack for this. Remember the three big differentiators: armor, iron, horse. Aryans had armor and the horse. The IVC was a Bronze Age civilization and did not have iron. Perfect. Mini recap. Statement 2 is the trap. The correct statements are 1 and 3, making C the right answer. Let's take another one on the IVC. From UPSC CSE pre-2013. Question. Which of the following characterizes the people of Indus civilization? 1. They possessed great palaces and temples. 2. They worshipped both male and female deities. 3. They employed horse-drawn chariots in warfare. Select the correct answer. Statement 1. Great palaces and temples. This is incorrect. While they had well-planned cities with large structures like the Great Bath, no building has been conclusively identified as a palace or a temple. This is a major contrast with Mesopotamia or Egypt. Right. The lack of palaces might suggest a more republican form of government. Statement 2, they worshipped both male and female deities. This is correct. We have strong evidence, the terracotta figurines of a mother goddess and the famous Pashupati seal depicting a proto-Shiva. Plus, they also practiced animism, worship of trees, animals like the humped bull. And statement 3, they employed horse-drawn chariots in warfare. Incorrect. As we just discussed, no conclusive evidence for the horse, let alone horse-drawn chariots. This was a feature of the Vedic Aryans. So elimination is easy, statement 3 is wrong, so options with 3 are out. Statement 1 is wrong, so options with 1 are out. You are left with only option B, 2 only, which is correct. इसका memory hack क्या है? The IVC mantra. No palaces, no horses, yes gods. A quick way to recall these three key characteristics. Brilliant. Mini recap. No confirmed temples, palaces, no horse chariots, but clear evidence of worshipping both male and female deities. Option B is correct. Chalo, we are on a roll. Let's move to question 8 from UPSC CSE pre-2012. The question is, regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. 1. It was a predominantly secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. 2. During this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. Which of the statements given above are correct? Options hai A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Okay, statement 1. A predominantly secular civilization, This is an interesting one. It says religion was present but didn't dominate. and this is considered correct. Unlike in Mesopotamia, where priests often rule from massive temples, the IVC's religious life seems more personal. We find figurines in homes, but no monumental temples that dominate the cityscape. So the governance was likely not theocratic. That makes sense. Statement 2. Cotton was used for textiles. Yes, this is also correct. India is one of the earliest regions in the world to cultivate cotton. Absolutely. We have archaeological evidence from sites like Mehergarh that dates back to 5000 BCE, and Greek writers like Herodotus also mentioned Indian cotton, calling it tree wool. So the Harappans were pioneers in cotton textiles? Since both statements are correct, The answer is C, both 1 and 2. for a memory hack, just think of the IVC as being very practical and advanced for their time. Secular and cotton were their hallmarks. Mini recap. The IVC was largely secular in its public life, and they were pioneers of the cotton industry. Both statements are correct. Next up, From 2011. Dharma and Rita. Question 9. The Dharma and Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization. Consider the following statements. Dharma was a conception of obligations and of the discharge of one's duties to oneself and to others. Rita was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contained. The theme is 2 core pillars of Vedic philosophy. Statement 1 defines dharma as obligations and duties. This is a perfect definition. The right way of living. Exactly. It includes duties, rights, laws, and virtues. Okay, Dharma is correct. What about statement 2 on Rita? Statement 2 says, Rita was the fundamental moral law governing the universe. This is also absolutely correct. Cosmic order. Yes, Rita is the principle of cosmic and natural order. It regulates the seasons, the stars, everything. It also implies a moral order for humans. तो दोनों statements correct हैं? Answer is C, both 1 and 2. Correct. And a key peripheral knowledge point. Dharma is one of the 4 purusharthas or aims of life. The others are artha, kama, and moksha. Great connection. Mini recap. Both statements provide accurate definitions of dharma, duties, and rita, cosmic order. The answer is C. Time for a classic. Question 10 from 2004. A direct, factual question. A must know. Question 10.
From where is the word Satyameva Jayate taken? Options: Manusmriti, Bhagavad Gita, Rig Veda, Mundaka Upanishad. The theme is the source of our national motto. Truth alone triumphs. And it is taken from Mundaka Upanishad. Absolutely correct. It's part of a mantra from this ancient scripture. A little peripheral knowledge. The Mundaka Upanishad is associated with the Atharva Veda and discusses higher para and lower apara knowledge. Excellent context. The mini recap is simple. Satyameva Jayate is from the Mundaka Upanishad. Now, for some political drama. Question 11 from 2003. A chain of betrayals. Question 11. Consider the following statements. The last Mauryan ruler, Brihadratha, was assassinated by his commander-in-chief, Pushyamitra Sunga. The last Sunga king, Devabhuti, was assassinated by his Brahmana minister Vasudev Kanva, who usurped the throne. The last ruler of the Kanva dynasty was deposed by the Andhra. The theme is dynastic downfall. Let's check them. Statement 1. Last Mauryan Brihadratha killed by his commander, Pushyamitra Sunga. This is historically accurate. The end of the Mauryan Empire. Statement 2. Last Sunga, Devabhuti, killed by his minister, Vasudeva Kanva. This is also correct. History repeated itself. And Statement 3. Last Kanva ruler, deposed by the Andhras. This is also correct. The rising power from the Deccan, the Andhras or Satavahanas, overthrew the last Kanva ruler. So all three statements are correct. The answer is D, 1, 2, and 3. Yes. This is like a movie. Here's a memory hack. Think of it as a chain of command gone wrong. First, a commander kills his king, Sunga starts. Then, a minister kills his king, Kanva starts. Finally, another power, Andhras, deposes the king. A great way to remember it. Mini recap. All three statements describing the end of the Mauryan, Sunga and Kanva dynasties are correct. Okay, time for some matchmaking. This is question 12 from 2002. Let's match. Match list I, ancient site, with list 2, archaeological finding. List I has A. Lothal, B. Kalibangan, C. Dholavira, D. Banavali. And list 2 has 1. Ploughed field, 2. Dockyard, 3. Terracotta replica of a plough, 4. An inscription with 10 large signs. Okay, A. Lothal in Gujarat is famous for its massive dockyard, so A matches with 2. Right. B. Kalibangan in Rajasthan is where we found the earliest evidence of a ploughed field, so B matches with 1. Correct. Now C. Dholavira in Gujarat. Its most unique find is the Dholavira signboard, an inscription with 10 large Harappan signs. So C matches with 4. And D. Banavali. Banavali in Haryana is where a terracotta replica of a plough was found. So D matches with 3. So the correct sequence is A2, B1, C4, D3. That's option B. The memory hack is just to associate one key finding with each site. Lothal dockyard, Kalibangan, ploughed field. Dholavira signboard, Banavali terracotta plough. Exactly. Mini recap. The matches are correct. Answer is B. Question 13 from 2001 is about animals. The missing one. Question 13. Which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture? Options. A. Cow, B. Elephant, C. Rhinoceros, D. Tiger. The theme is Harappan iconography. Harappan seals show a wide variety of animals. Elephant, rhino, tiger, goat, buffalo, and the famous unicorn bull. But not the cow. Exactly. The cow is conspicuously missing. Its importance rises much later, in the Vedic period. So the answer is A. Cow. The memory hack for this, the cow came later with the Vedas. Help separate the two periods. Perfect. Mini recap. Elephant, rhino, and tiger are all found on Harappan seals. The cow is not. Answer is A. Almost there. Question 14 from 2001 is on Buddhism. The Fourth Council. Question 14. Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir? Options: Pashwa, Nagarjuna, Sudrakha, Vasumitra. The Fourth Buddhist Council was a landmark event. It was held in Kashmir, under the patronage of King Kanishka, and it was presided over by the scholar D. Vasumitra. Right. And a very important peripheral knowledge point. The famous poet Ashwaghosha was his deputy. Yes. And this council led to the formal split between Mahayana and Hinayana Buddhism. A very significant outcome. Mini recap. Vasumitra was the president of the Fourth Buddhist Council. Answer is D. And the final question, number 15, also from 2001, is the perfect follow-up. The patron king? Question 15. The Fourth Buddhist Council was held in Kashmir during the reign of which king? Options: Ashoka, Kalasoka, Kanishka, Ajatshatru. As we just discussed, the royal patron was the Kushan ruler, C. Kanishka. This is a great place for a super useful memory hack for all four councils. Just remember the acronym AKAK. AKAK? First council, Ajatshatru.
Second, Kalasoka. Third, Ashoka. And the fourth, Kanishka. That is brilliant. AK. Simple, right? Mini recap. Kanishka was the patron of the 4th Buddhist Council, and the AK hack helps remember all 4 patrons. And that's a wrap. Phew. What a marathon session. We've covered a massive amount of ground today. Let's do a quick recap of the themes. We looked at Mahajanapada's geography, Mauryan district administration, Sangam literature's features, the IVC's culture and sites. The differences between IVC and Vedic cultures, Vedic philosophy, sources of our motto and edicts, the fall of dynasties, and finally the Buddhist councils. The key takeaway, though, is that history isn't just a list of dates. It's a network. Exactly. We saw how a river shaped a kingdom, how an officer defined an empire, and how a tiny seal tells a huge story. Absolutely. So here's a final thought for everyone listening. We saw the IVC was secular. Vedic culture was ritual-centric, and Ashoka promoted an ethical state policy. How do these evolving relationships between state, society, and religion in ancient India continue to influence the subcontinent's culture even today? A fascinating question. इस पर सोचना जरूर. Keep that curiosity alive. Thanks for joining us on this amazing ride. अगर आपको मजा आया, please share this with your friends and comment below with your biggest aha moment. Until next time, keep digging deeper. सोच के देखिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अ वर्ल्ड कॉन्करर, भारत की सरहद पर खड़ा है और उसके सामने एक ऐसी सल्तनत है जिसकी फौज की कहानियां सुनकर अलेक्जेंडर के अपने बैटल हार्डन सोल्जर्स के भी पसीने छूट गए। एंड नो, इट वाज इन द मौर्यस। तो फिर कौन थे वो? हेलो दोस्तों, एंड वेलकम टू द डीप डाइव। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ सबसे ट्रिकी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, स्पेसिफिकली यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स पेपर से। बट लिसन, ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं होगा, ये एक टाइम ट्रैवल जर्नी होगी। और इस फैंटास्टिक जर्नी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि कोई भी सेशन मिस ना हो। और हाँ, इफ यू आर रेडी टू लर्न, स्मैश दैट लाइक बटन। चलो, आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। Ready when you are? देखो, the goal here is to grasp the core logic of every single question और उसके associated facts को link करना है. It's not just about knowing the answer, but understanding why it is the answer. Let's begin. परफेक्ट। तो आज के हमारे लर्निंग मैप में क्या है? We are doing a deep, detailed analysis of UPSC CSE prelims questions, starting from question 16 all the way to question 29. We'll cover अलेक्जेंडर के इन्वेजन के समय कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, मेगास्थनीज और फाहियन जैसे फेमस ट्रैवलर्स का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अशोका के मैसिव एम्पायर को एक मैप बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू डीकोड करेंगे, और अर्बन कल्चर, आयरन प्लाव और सिक्कों का इवोल्यूशन, और आखिर में विल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ सम फेमस इंस्क्रिप्शंस, एंशिएंट साइट्स एंड की फिगर्स। तो सीट बेल्ट बांध लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड एंड इंसाइटफुल सेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ऑलराइट? Let's dive straight into our first question. ये UPSC CSE 2000 से है, a classic one. The question is, which one of the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander's invasion? Options हैं A. Nanda, B. Maurya, C. Sunga, or D. Kanva. Contemporary dynasties during foreign invasions. Okay, let's unpack this. देखो दोस्त, the core concept here is chronology. ये हिस्ट्री की बैकबोन है. अलेक्जेंडर का इन्वेजन ऑफ इंडिया हुआ था अराउंड 327-325 BC. तो हमारा काम बस इतना है कि हम फिगर आउट करें कि इस एग्जैक्ट टाइमलाइन में नॉर्थ इंडिया में, स्पेसिफिकली मगधा में, कौन सी पावर रूल कर रही थी. So it's all about matching the timeline. एग्जैक्टली. एक सिनेरियो इमेजिन करो. एक तरफ एक ग्रीक कॉन्करर पूरी दुनिया जीतते हुए इंडिया की तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ पाटलिपुत्र में बैठा है एक बहुत रिच और पावरफुल बट थोड़ा सा अनपॉपुलर किंग. दैट किंग वाज धनानंदा, द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी. Okay, तो ये तो सीधा आंसर की तरफ पॉइंट करता है. बट लेट्स डू अ डीप ऑप्शन एनालिसिस जो प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन ए से शुरू करते हैं. बिल्कुल, ऑप्शन ए नंदा. दिस इज अ करेक्ट आंसर. जैसा मैंने बताया, धनानंदा वाज द किंग, और नंदाज अपनी ह्यूज आर्मी और इमेंस वेल्थ के लिए लेजेंडरी थे. थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज के लिए, और ये फ्यूचर एग्जाम्स के लिए हाई यील्ड है. ग्रीक सोर्सेज जैसे प्लूटार्क मेंशन करते हैं कि नंदा आर्मी में 200,000 इन्फेंट्री, 20,000 कैवलरी, 2,000 चैरियट्स और 3,000 एलिफेंट्स थे. इट्स सेड कि अलेक्जेंडर सोल्जर्स जो पहले से ही थक चुके थे, उन्होंने जब ये डरावनी कहानियां सुनी तो दिस वाज वन ऑफ द की रीजंस. उन्होंने ब्यास रिवर के किनारे म्यूटिनी कर दी एंड रिफ्यूज टू मार्च फर्दर ईस्ट. वाओ. तो नंदा मिलिट्री माइट ने लिटरली अलेक्जेंडर के वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट को रोक दिया. ये तो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा व्हाट इफ है. अब आते हैं सबसे कॉमन ट्रैप पर, ऑप्शन बी. हाँ, ऑप्शन बी, मौर्य. ये क्लासिक ट्रैप है. द मौर्य एम्पायर की स्थापना ऑफ कोर्स द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन और ये की है आफ्टर डिफीटिंग धनानंदा. अच्छा, उनको हराने के बाद. यस, ये हिस्टोरिकल इवेंट अलेक्जेंडर के इंडिया से जाने के कुछ साल बाद हुआ था, अराउंड 322 BC. सो मौर्याज आफ्टर आए, ड्यूरिंग नहीं. और यहाँ की पेरिफेरल नॉलेज है चाणक्य की स्टोरी. धनानंदा ने उनकी इंसल्ट की थी और उन्होंने नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने की कसम खाई. फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा और मेंटर किया, जिन्होंने इवेंचुअली नंदाज को ओवरथ्रो किया.
ये पूरा नैरेटिव कंफर्म करता है कि नंदाज मौर्यास से पहले आए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। चाणक्य की स्टोरी परफेक्ट लिंक है। अब बाकी दो ऑप्शंस सी एंड डी। ऑप्शन सी सुंगा एंड डी कन्वा, ये तो टाइमलाइन में बहुत बहुत बाद में आते हैं। सुंगा डायनेस्टी जिसे पुष्यमित्र सुंगा ने फाउंड किया था, उन्होंने मौर्यास को ओवरथ्रो किया अराउंड 195 बीसी। फिर कन्वा डायनेस्टी ने सुंगास को ओवरथ्रो किया अराउंड 73 बीसी। तो इनका अलेक्जेंडर से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। दे आर पोस्ट मौर्य डायनेस्टीज। ओके, तो अगर कोई स्टूडेंट स्टक हो तो वो एलिमिनेशन लॉजिक कैसे यूज कर सकता है? ग्रेट क्वेश्चन। द एलिमिनेशन लॉजिक इज सिंपल। अगर आपको थोड़ा सा भी रफ आइडिया है कि सुंगास और कन्वास पोस्ट मौर्य डायनेस्टीज है, तो आप ऑप्शन सी और डी को इमीडिएटली एलिमिनेट कर सकते हो। द रियल फाइट इज बिटवीन नंदास एंड मौर्यास। और यहाँ चाणक्य चंद्रगुप्त की स्टोरी आपको करेक्ट ऑर्डर लॉक करने में हेल्प करती है। नंदास फर्स्ट, देन द मौर्यास। इसका मतलब अलेक्जेंडर ने नंदास को ही एनकाउंटर किया होगा। समझे? एब्सोल्युटली। तो इसका एक अच्छा सा मेमोरी हैक क्या होगा? मेमोरी हैक, बस ये सिंपल फ्रेज याद रखो। Alexander never met the Mauryas. He only heard about the Nandas. Simple and for Nanda. Easy ना? परफेक्ट। मिनी रिकैप। तो सम अप, अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी। मौर्यन एम्पायर उसके जाने के कुछ साल बाद नंदास को ओवरथ्रो करके एस्टैब्लिश हुआ। फैंटास्टिक स्टार्ट। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं। दिस इज अबाउट आवर फेवरेट टॉपिक, ट्रैवलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी सीएसई 1999 से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हमेशा सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। द फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। 1. Fa-in, 2. Aitsing, 3. Megasthenes, 4. Hyun-sung. The correct chronological sequence of their visits is, और options हैं A. 3124, B. 3142, C. 1324, D. 1342. Broad micro theme, foreign travelers and their accounts. यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि इन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स एंशिएंट इंडिया में एक विंडो की तरह हैं। ये हमें उस टाइम की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और कल्चर के बारे में इनवैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं। सोच के देखो, उनके बिना हमारी हिस्ट्री का कितना कुछ अननोन रहता। लेट्स ब्रेक डाउन देयर टाइमलाइंस वन बाय वन। Okay, let's start with Megasthenes. मेगास्थनीज नंबर 3, ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिनको हेलेनिस्टिक किंग सेल्यूकस आई निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। तो टाइमलाइन है मौर्यन पीरियड अराउंड 302 टू 298 बीसीई। उन्होंने फेमस बुक इंडिका लिखी। ऑल्दो ओरिजिनल बुक खो गई है, उसके फ्रैगमेंट्स बाद के ग्रीक और रोमन वर्क्स में कोटेशंस के थ्रू सर्वाइव करते हैं। तो वो इन चारों में डेफिनेटली सबसे पहले आए थे। तो सीक्वेंस 3 से शुरू होता है। इससे ऑलरेडी हेल्प मिल गई। नेक्स्ट कौन है? फाहिन नंबर 1, ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मंक थे। वो इंडिया एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस से आए थे, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लेने। उन्होंने गुप्ता किंग चंद्रगुप्त 2, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, के रेन के दौरान ट्रैवल किया। उनके विजिट का टाइमलाइन है अराउंड 499 टू 412 सीई। तो वो मेगास्थनीज के बहुत बहुत बाद आए। ह्यून सांग नंबर 4, इनको ज़्वेनज़ांग भी कहते हैं। ये एक और बहुत फेमस चाइनीज ट्रैवलर थे। इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। उन्होंने इंडिया किंग हर्षवर्धना ऑफ कन्नौज के रेन के दौरान विजिट किया। उनका टाइमलाइन है अराउंड 629 टू 645 सीई। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में काफी टाइम स्टडी किया। आइत्सिंग नंबर 2, ये भी एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर और स्कॉलर थे जो इंडिया आफ्टर ह्यून सांग आए। उनका टाइमलाइन है अराउंड 671 टू 695 सीई। उन्होंने भी नालंदा में स्टडी की और उस टाइम के बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस और मोनास्टिक रूल्स के बारे में डिटेल्ड अकाउंट्स लिखे। तो सीक्वेंस अब एकदम क्लियर है। फर्स्ट मेगास्थनीज 3, फिर फाहियन 1, फिर हियनसंग 4 और फाइनली आइत्सिंग 2। करेक्ट सीक्वेंस है 3142। ये ऑप्शन बी से मैच करता है। चलो हर एक के लिए थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं क्योंकि यूपीएससी को ये डिटेल्स बहुत पसंद है। एब्सोल्युटली। मेगास्थनीज, उन्होंने पाटलिपुत्रा, जिसे वो पालीभोत्रा कहते थे, के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दिए। उन्होंने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सिटी मैनेजमेंट के लिए 5-5 मेंबर्स की 6 कमिटीज थीं, के बारे में भी लिखा। फाहिन पीके, उनका अकाउंट अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, एक प्रॉस्परस और पीसफुल गुप्ता एम्पायर की पिक्चर पेंट करता है जहां एडमिनिस्ट्रेशन लीनियन था और क्राइम मिनिमल था। ह्यून सांग पीके, उनका काम सीयूकी या रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, किंग हर्षा के कोर्ट, कन्नौज और प्रयाग की ग्रैंड असेंबलीज और नालंदा यूनिवर्सिटी की वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल लाइफ के बारे में जानकारी का खजाना है। आई सिंह, उनका काम 7th सेंचुरी के एंड में इंडिया में बुद्धिज्म की स्टेट और नालंदा के करिकुलम को समझने के लिए क्रूशल है। दिस इज ग्रेट। अब इसका एलिमिनेशन लॉजिक क्या है? क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस के लिए एलिमिनेशन आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि मेगास्थनीज सबसे पहले आए थे क्योंकि वो मॉडर्न पीरियड से थे, तो आप इमीडिएटली ऑप्शंस सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हो जो फाहियन से शुरू होते हैं। अब आपके पास 50-50 चॉइस है ए और बी के बीच। नेक्स्ट स्टेप है फाहियन और हुएन सेंग को प्लेस करना। अगर आपको याद है कि गुप्ताज फाहियंस टाइम, हर्षा हुएन सेंग्स टाइम से पहले आए, तो आपको पता है कि 1-4 से पहले आएगा।
That locks in option B as the correct answer. Simple ना? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट लॉजिक। अब एक मेमोरी हैक, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। मेमोरी हैक, ऐसे सोचो, मास्टर मेगास्थनीज मेट द मौर्यास फर्स्ट। और चाइनीज ट्रैवलर्स के लिए बस उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सोचो। फाहियान पहले आए, फिर ह्यूएन तैंग और आखिरी में आई सिंह। इट्स ऑलमोस्ट अल्फाबेटिकल, FHI। कूल राइट? That's a very clever hack. Mini recap. Correct order of travelers major dynasties के corresponding है. Mauryan period Megasthenes, Gupta period Fahin, Harsha's period Huan और post Harsha Ait Singh. एक सेकंड इसके बारे में सोचो. बस हर ट्रैवलर से जुड़ी डायनेस्टी को याद करो. Alright, next up is a visual treating, map-based question. Okay, here we have a question from UPSC CSE 1998 with a map. Question है, the given map relates to, और options हैं, A. Kanishka at the time of his death, B. Samudragupta after his South Indian campaign, C. Ashoka towards the close of his reign, and D. Empire of Thanesar on the eve of Harsha's accession. Broad micro-theme, historical maps and empire extent. ये एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है क्योंकि ये आपकी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की विजुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है। जो मैप क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वो एक ऐसे एम्पायर को दिखाता है जो ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कवर करता है। ये नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में कर्नाटका तक और वेस्ट में हिंदकुश माउंटेन्स से लेकर ईस्ट में बंगाल तक फैला हुआ है। सिर्फ एक्सट्रीम सदर्न टिप इंक्लूडेड नहीं है। That sounds massive. इतना बड़ा एरिया कौन कंट्रोल कर सकता था? ये मैसिव पैन इंडियन एक्सपेंस मौर्यन एम्पायर एट इट्स जेनिथ का क्लासिक रिप्रेजेंटेशन है जो अशोका द ग्रेट के अंडर अचीव किया गया था। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाद में मुगल्स को छोड़कर किसी और एंशिएंट इंडियन एम्पायर के पास इतना बड़ा डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी में ही था। मेक सेंस, बट क्लैरिटी के लिए बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं ये एनालाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ऑप्शन ए, कनिष्काज एम्पायर। कनिष्का का कुषाण एम्पायर नो डाउट बहुत बड़ा था, लेकिन उसका कोर सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और नॉर्थ इंडिया में था। वो डेक्कन प्लेटो में इतना डीप एक्सटेंड नहीं हुआ था जैसा मैप में दिखाया गया है। ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त एम्पायर। ये एक ट्रिकी ऑप्शन है। समुद्रगुप्त द ग्रेट गुप्ता एम्परर का नॉर्थ इंडिया आर्यवर्ता पर डायरेक्ट कंट्रोल था। साउथ के लिए उन्होंने अपना फेमस दक्षिणापथ कैंपेन किया था जहां उन्होंने सदर्न किंग्स को हराया, लेकिन उन्हें अपने वैसल्स के रूप में रूल करने के लिए रीइंस्टेट कर दिया। तो उनका सूजरेनिटी था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। जबकि मैप एक डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड यूनिफाइड एम्पायर दिखाता है जो अशोका का कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन डी, हर्षाज एम्पायर। हर्षा का एम्पायर पावरफुल होने के बावजूद प्राइमरीली नॉर्थ इंडिया में सेंटर्ड था। वो कभी भी मैप में दिखाए गए स्केल तक नहीं पहुंचा। आपने मेंशन किया कि मैप एक्सट्रीम सदर्न टिप को एक्सक्लूड करता है। अशोका के कॉन्टेक्स्ट में इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? ये की डिटेल लगती है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये हाई लेवल पेरिफेरल नॉलेज है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन। ये कलिंगा वॉर के बाद का टाइम है जो उनकी आखिरी मेजर कॉन्क्वेस्ट थी। उनके रॉक एडिक्ट्स, खासकर रॉक एडिक्ट 12 और 13 में एक्सट्रीम साउथ के किंगडम्स जैसे चोलाज, पांड्याज, सत्यपुत्राज और केरला पुत्राज का जिक्र उनके फ्रेंडली नेबर्स के तौर पर है, ना कि उनके एम्पायर के हिस्से के रूप में। उन्होंने वहां धम्मा मिशंस भेजे लेकिन उन्हें कॉन्कर नहीं किया। ये मैप से परफेक्टली अलाइन करता है। थम, जब भी आप एंशिएंट इंडिया का एक ऐसा मैप देखें जो एक्सट्रीम सदर्न टिप के छोड़कर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करता है, तो आपका पहला और बेस्ट गेस हमेशा अशोका होना चाहिए। वही एक थे जिन्होंने पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यूनिफाई करने के सबसे करीब आए थे। एग्जैक्टली। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, मैप साफ तौर पर अशोका के अंडर वास्ट मौर्यन एम्पायर को दिखाता है जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर था, जिसे उसके पैन इंडियन एक्सपेंस माइनस द एक्सट्रीम साउथ से पहचाना जा सकता है। अब एक और क्रोनोलॉजी क्वेश्चन, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बारे में। चलो, ये यूपीएससी प्री 1998 से है। ये पूछता है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर in which the following appeared in India? 1. Gold coins. 2. Punch-marked silver coins. 3. Iron plow. 4. Urban culture. Options in numbers के अलग-अलग combinations है। चलो पहले order figure out करते हैं। Broad micro theme, technological and economic evolution in ancient India. ये एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्योंकि ये आपकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पूरे स्वीप की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है, ब्रॉन्ज एज से लेकर अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड तक। चलो, हर आइटम को एक टाइमलाइन पर रखते हैं। 1. अर्बन कल्चर। नंबर 4, इंडिया में पहला मेजर अर्बन कल्चर जिसके बारे में हम जानते हैं वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन। इसका मैच्योर फेज अराउंड 2600 BCE टू 1900 BCE का है, तो ये डेफिनेटली हमारी लिस्ट में सबसे पहले है। 2. आयरन प्लाउ। नंबर 3, आयरन का वाइड स्प्रेड यूज खास करके एग्रीकल्चर के लिए आयरन प्लाउ शेयर्स के फॉर्म में नॉर्थ इंडिया में आयरन एज का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। एग्रीकल्चर में ये रेवोल्यूशन अराउंड 1000 BCE शुरू हुआ। ये पीरियड लेटर वैदिक पीरियड से कोइंसाइड करता है और इससे एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ जिसने सेकंड अर्बनाइजेशन और महाजनपदास के राइज को फ्यूल किया।
3. पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स। नंबर 2, ये इंडिया में कॉइनेज का पहला डॉक्यूमेंटेड फॉर्म था। ये खूबसूरती से मिंटेड कॉइन्स नहीं थे जिन पर राजा का चेहरा हो। इंस्टेड ये स्टैंडर्ड वेट के सिल्वर के पीसेस थे जिन पर अलग अलग सिंबल्स पंच किए जाते थे। ये अराउंड 6th सेंचुरी BC बुद्धा और महाजना पदास के टाइम में अपीयर हुए। 4. गोल्ड कॉइन्स। नंबर 1, हालांकि कुछ पहले के इंस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन पहली डायनेस्टी जिन्होंने लार्ज स्केल पर वेल मिंटेड डाई स्ट्रक गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए वो थे इंडो ग्रीक्स, जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अराउंड 2nd सेंचुरी BC रूल किया। उनके बाद कुशान्स, स्पेशली कनिष्का ने बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन्स इशू किए जो एक स्टैंडर्ड बन गए। तो करेक्ट ऑर्डर है अर्बन कल्चर 4, फिर आयन प्लाउ 3, फिर पंचमार्क्ड सिल्वर कॉइन्स 2 और आखिर में गोल्ड कॉइन्स 1। सीक्वेंस 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी से मैच करता है। चलो इन कॉइन्स पर थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज ऐड करते हैं। यस, पंच मार्क्ड कॉइन्स फैसिनेटिंग है। ये आमतौर पर किसी एक राजा द्वारा इशू नहीं किए जाते थे। अक्सर ये मर्चेंट गिल्ड्स, जिन्हें श्रेणीज कहते थे, या जनपदास खुद इशू करते थे। जो सिंबल्स थे जैसे सूरज, बेल या कोई जियोमेट्रिक पैटर्न, वो ऑथेंटिसिटी की एक स्टैम्प की तरह थे। दूसरी तरफ कुशान्स के गोल्ड कॉइन्स पी के वेट और डिजाइन में रोमन कॉइन्स से काफी इन्फ्लुएंस्ड थे, जो उस दौर के एक्सटेंसिव ट्रेड लिंक्स को दिखाता है। ग्रेट। तो इसका एलिमिनेशन लॉजिक कैसे काम करता है? ये क्वेश्चन दिखने से ज्यादा आसान है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी अर्बन कल्चर इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि सीक्वेंस 4 से शुरू होना चाहिए। इस एक पीस ऑफ नॉलेज से ऑप्शंस ए और बी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपके पास 50-50 चॉइस है, पर आपको बस बेसिक प्रोग्रेशन पता होना चाहिए। आयरन टेक्नोलॉजी फॉर्मल कॉइनेज से पहले आई और पहले कॉइन्स सिल्वर के बने। गोल्ड बाद में ज्यादा प्रॉस्पेरिटी के साइन के रूप में आया। ये 4, 3, 2, 1 को लॉक कर देता है। दैट्स एन एक्सीलेंट वे टू रिमेंबर इट। चलो इसके लिए एक मेमोरी हैक बनाते हैं। मेमोरी हैक, इसे ह्यूमन प्रोग्रेस की एक कहानी की तरह सोचो। पहले लोगों ने शहर बनाए, अर्बन कल्चर। फिर शहरों को फीड करने के लिए उन्होंने खेती के लिए लोहे के हल यानी सरप्लस इस्तेमाल किए। जब उनके पास सरप्लस फूड हो गया तो उन्हें ट्रेड के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने चांदी के सिक्के बनाए। आखिर में जैसे जैसे किंगडम्स अमीर हुए और ट्रेड फैला फूला, उन्होंने अपनी दौलत सोने के सिक्कों से दिखाई। इट्स अ परफेक्ट स्टोरी। सिटीज, फार्मिंग, ट्रेड, वेल्थ। That's an excellent way to remember it. Mini recap. The evolution was from urban living IVC to advanced agriculture Iron Age, then to formal trade with a standard currency punch-marked coins, and finally to high-value currency for a prosperous economy gold coins. फैंटास्टिक। चलो एक छोटा सा पॉज लेते हैं। बस अपने दिमाग में इन 4 स्टेजेस को रिकॉल करो। हो गया? ग्रेट। अब चलो गियर चेंज करते हैं और अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस को इसी डेप्थ के साथ कवर करते हैं। रेडी? चलो अगला सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन 20 फ्रॉम UPSC 1996। The river mentioned most in early Vedic literature is A. Sindhu, B. Sutudri, C. Saraswati, D. Ganga. Broad micro theme. Geography of the Vedic period. यहाँ करेक्ट आंसर है ए सिंधु, द इंडस रिवर। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ऋग्वेदा, जो अर्ली वैदिक पीरियड के लिए हमारा प्राइमरी सोर्स है, उसमें सप्ता सिंधु रीजन यानी 7 नदियों की धरती का जिक्र बार बार आता है। सिंधु उनमें से सबसे प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन रिवर है। एक मिनट, मुझे हमेशा लगता था कि वेदास में सरस्वती सबसे इंपॉर्टेंट रिवर थी। उसको सबसे पवित्र नहीं कहते? तुम्हारा ये पूछना बिल्कुल सही है। यही तो की डिस्टिंक्शन है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए सरस्वती रिवर को सबसे सेक्रेड रिवर माना जाता है ऋग्वेदा में। उसे अक्सर नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ शेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंशन सिंधु जीत जाती है। इससे हमें अर्ली वैदिक लोगों के ज्योग्राफिकल फोकस के बारे में पता चलता है, जो पंजाब रीजन और उसके आसपास का इलाका था। गंगा सरप्राइजिंगली फॉर मैनी ऋग्वेदा में सिर्फ एक बार मेंशन की गई है और यमुना 3 बार। इससे पता चलता है कि उनका ग्रेजुअल ईस्टवर्ड मूवमेंट लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। शतुद्री सतलज रिवर का एंशिएंट नेम है। ये मोस्ट मेंशन्ड और मोस्ट सीक्रेट के बीच एक क्रूशियल डिफरेंस है। मेमोरी हैक, ऐसे सोचो, सिंधु वैदिक लोगों की सुपर हाईवे थी, इसलिए वो उसके बारे में हर वक्त बात करते थे। सरस्वती उनका सेक्रेड टेंपल थी, जिसे वो सबसे ज्यादा पूछते थे। मिनी रिकैप, ऋग्वेदा में सिंधु सबसे ज्यादा मेंशन रिवर है, जबकि सरस्वती सबसे सीक्रेट है। एक्सीलेंट क्लैरिटी। क्वेश्चन 21, ये भी 1996 से, थोड़ा सा वर्ड पजल है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, which one of the following terms does not belong to the category of the other 3? A. Kula, B. Vansha, C. Kosa, D. Kotra. ब्रॉड माइक्रो थीम, एंशिएंट इंडियन सोशल टर्मिनोलॉजी। यहाँ ऑड वन आउट साफ तौर पर कोसा है। चलो देखते हैं क्यों। कुला, इसका मतलब है क्लैन या एक एक्सटेंडेड फैमिली। ये किनशिप की एक फंडामेंटल यूनिट है। वंशा, इसका मतलब है लिनियज या डायनेस्टी, जो एक कॉमन एंसेस्टर से डिसेंट ट्रेस करता है। गोत्रा, ये एक एक्सोगेमस क्लैन का कॉन्सेप्ट है, जहां माना जाता है कि सभी मेंबर्स एक कॉमन मेल एंसेस्टर, आमतौर पर एक ऋषि, से डिसेंड हुए हैं। सेम गोत्रा के लोग भाई बहन माने जाते हैं और आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। तो कुला, वंशा और गोत्रा, ये सभी टर्म्स किनशिप, फैमिली और सोशल आइडेंटिटी से रिलेटेड है।
और कोसा का क्या मतलब है? कोसा का मतलब है ट्रेजरी या किसी राज्य का खजाना। ये एक इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है। पेरिफेरल नॉलेज के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांगा या स्टेट के 7 अंगों का वर्णन है, और कोसा ट्रेजरी उनमें से एक सबसे वाइटल अंग है, किंग, मिनिस्टर, टेरिटरी, फोर्ट, आर्मी और एली के साथ। परफेक्ट। हियर्स अ क्विक मेमोरी हैक। कुला, वंशा और गोत्रा सब फैमिली और ब्लड लाइन के बारे में है। कोसा खजाना ट्रेजरी के बारे में है। फैमिली और खजाना अलग अलग चीजें हैं, राइट? मिनी रिकैप। कुला, वंशा और गोत्रा किनशिप टर्म्स हैं। कोसा ट्रेजरी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन 22 फ्रॉम 1995, एंशिएंट इंडिया की लर्नड वुमेन के बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेदास? ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी सावित्री। ब्रॉड माइक्रो थीम, वुमेन स्कॉलर्स इन एंशिएंट इंडिया। सही जवाब है ए, लोपामुद्रा। पहले ब्रह्मवादिनी टर्म को समझते हैं। ये एक हाईली लर्नेड वुमेन, एक स्कॉलर या फिलोसोफर को रेफर करता है जो ब्राह्मण का गहरा ज्ञान प्राप्त करती थी। लोपामुद्रा जो सेज अगस्त्य की पत्नी थी, उन्हें ऋग्वेदा मंडला 1 हाइम 179 में कुछ हिम्स कंपोज करने का क्रेडिट दिया जाता है। दैट्स फैसिनेटिंग। लेकिन बाकी नाम भी बहुत फेमस हैं। आप बता सकती हैं कि वो इनकरेक्ट ऑप्शंस क्यों हैं? एब्सोल्युटली, ये एक इंपॉर्टेंट पेरिफेरल नॉलेज है। गार्गी वचाकनवी, वो एक और फेमस ब्रह्मवादिनी थी, लेकिन वो सेज यज्ञवल्क्य के साथ बृहदारण्य उपनिषद में हुए अपने ब्रिलियंट फिलोसॉफिकल डिबेट के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने रियलिटी के नेचर पर ही सवाल उठाए थे, तो वो एक फिलोसोफर थी। क्वेश्चन में मेंशन की गई हिम कंपोजर नहीं। लीलावती, ये वैदिक एरा से कोई पर्सन नहीं है। लीलावती 12th सेंचुरी के एक फेमस मैथमेटिक्स बुक का टाइटल है, जिसे महान मैथमेटिशियन भास्कराचार्य II ने लिखा था। उन्होंने इसका नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा था। सावित्री, वो महाभारता से एक लेजेंडरी फिगर है जो अपने पति सत्यवान को मृत्यु के देवता यमा से बचाने के लिए अपनी डिवोशन और इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती हैं। तो सिर्फ लोपामुद्रा ही वैदिक हिम कंपोजर के स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन में फिट बैठती हैं। मेमोरी हैक याद रखो, लोपामुद्रा। मुद्रा का एक मतलब कॉम्पोजिशन या पोज हो सकता है। उन्होंने हिम्स कंपोज किए। बाकी वुमेन दूसरी चीजों के लिए फेमस हैं, गर्गी डिबेट के लिए, लीलावती मैथ के लिए और सावित्री डिवोशन के लिए। मिनी रिकैप, लोपामुद्रा एक ब्रह्मवादिनी थी जिन्हें वैदिक हिम्स कंपोज करने का क्रेडिट दिया जाता है। क्रिस्टल क्लियर। अब क्वेश्चन 23 फ्रॉम 1995, एग्जाम्स का एक फेवरेट टॉपिक, अशोक। द नेम बाय विच अशोका इज रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शंस इज ए चक्रवर्ती, बी धर्मदेवा, सी धर्मकीर्ति, डी प्रियदर्शी। ब्रॉड माइक्रो थीम, अशोकन एडिक्ट्स एंड टाइटल्स। सबसे कॉमन नाम जो अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस में अपने लिए यूज किया वो है डी प्रियदर्शी। इस टाइटल का मतलब है ही हु इज लाइक्ड बाय ऑल या ही हु रिगार्ड्स ऑल विद काइंडनेस। उन्होंने देवानम पिया टाइटल का भी अक्सर इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है बिलवड ऑफ द गॉड्स। तो आपको अक्सर पूरा टाइटल देवानाम पिया प्रियदर्शी दिखेगा, लेकिन उनका नाम अशोका था ना, उन्होंने वो क्यों नहीं यूज किया? यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। लंबे समय तक हिस्टोरियंस कंफ्यूज्ड थे। उन्होंने प्रियदर्शी नाम के एक राजा के ये एडिक्ट्स देखे, लेकिन उन्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे महावंसा में मेंशन किए गए अशोका से कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पेरिफेरल नॉलेज एक गेम चेंजर है। अशोका नाम उनके एडिक्ट्स में एक्चुअली बहुत रेयर है। ये 1915 में कर्नाटका में मस्की इंस्क्रिप्शन की डिस्कवरी थी, जो एक मेजर ब्रेक थ्रू साबित हुई। इस इंस्क्रिप्शन में देवानामप्रिया अशोका सा टाइटल का इस्तेमाल हुआ, जिसने पहली बार एडिक्ट्स के प्रियदर्शी को मौर्यन एम्परर अशोका से डायरेक्टली कनेक्ट किया। बाद में अशोका नाम वाले और इंस्क्रिप्शंस गिरनार, नित्तुर और उदीगोलम जैसी साइट्स पर मिले। मेमोरी हैक, अशोका अपनी क्वालिटी से जाने जाना चाहते थे, सिर्फ अपने नाम से नहीं। वो सबके लिए प्रिया थे, देवताओं के बिलवड थे। इसलिए प्रियदर्शी उनकी चुनी हुई पब्लिक आइडेंटिटी थी। मिनी रिकैप, ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस में अशोका को देवनम्पिया प्रियदर्शी कहा गया है। उनका असली नाम अशोका सिर्फ कुछ ही में मिलता है, जैसे मास्की एडिक्ट में। फैंटास्टिक डिटेल। चलो अब क्वेश्चन 24 फ्रॉम 1994, मेटलर्जी के बारे में। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन दी ए हरप्पन कल्चर, बी चाल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, सी वैदिक टेक्स्ट्स, डी सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, एंशिएंट मेटलर्जी एंड इकोनॉमी। सबसे पहला क्लियर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ए हरप्पन कल्चर से मिलता है। मोहेंजोदारो और हरप्पा जैसी हरप्पन साइट्स पर खूबसूरत सिल्वर सील्स, बीड्स, वाजेस और ऑर्नामेंट्स डिस्कवर किए गए हैं। सिल्वर शायद अफगानिस्तान या पर्शिया से सोर्स किया जाता था। बाकी ऑप्शंस का क्या? वो अर्लीस्ट क्यों नहीं है? चलो उन्हें एनालाइज करते हैं। चाल्कोलिथिक कल्चर्स, ये ज्यादातर रूरल कल्चर्स थे जो कॉपर और स्टोन का यूज करते थे। हालांकि कुछ के पास लिमिटेड एक्सेस हो सकता है सिल्वर का, लेकिन वाइड स्प्रेड और अर्लीस्ट एविडेंस हाईली अर्बनाइज्ड हरप्पन कल्चर से है। वैदिक टेक्स्ट्स, ऋग्वेदा में सिल्वर, रजता और गोल्ड हिरण्या का जिक्र है, लेकिन सिल्वर कम फ्रीक्वेंट है और शायद लेटर वैदिक पीरियड से है, जो पोस्ट हरप्पन है। सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स, ये एक कॉमन ट्रैप है।
हालांकि ये कॉइन्स सच में सिल्वर के बने थे, लेकिन ये बहुत बाद में अराउंड 6th सेंचुरी बीसी में अपीयर हुए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के फ्लरिश होने के लगभग 2000 साल बाद। तो सिल्वर का यूज एज अ मेटल उसके कॉइनेज में यूज से बहुत पुराना है। उनके पास पहले प्लांट सिटीज थे, पहले स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स थे, और ऑर्नामेंट्स के लिए सिल्वर का पहला वाइड स्प्रेड यूज भी उन्होंने ही किया। मिनी रिकैप, हड़प्पन सिविलाइजेशन सिल्वर के यूज का अर्लीस्ट एविडेंस प्रोवाइड करती है पंचमार्क कॉइन्स के लिए यूज होने से बहुत पहले। मेक सेंस। क्वेश्चन 25 फ्रॉम 1994, आर्ट और आर्किटेक्चर पर एक सवाल। हु बिल्ड द गोमतेश्वरा स्टैचू एट श्रावणाबेलागोला? ए चामुंडा राया, बी कृष्ण आय, सी कुमारपाला, डी तेजपाला। ब्रॉड माइक्रो थीम, जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये मैग्निफिसेंट 57 फुट मोनोलिथिक स्टैचू, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचूज में से एक है, ए चामुंडा राया ने कमीशन करवाई थी। वो वेस्टर्न गंगा डायनास्टी के एक मिनिस्टर और जनरल थे जो किंग राचामल्ला 4 को सर्व करते थे। उन्होंने इसे अराउंड 981 सीई में बनवाया था। ये स्टैचू बाहुबली की है, जो एक रिवियर्ड जैन फिगर हैं। क्या बाहुबली और बाकी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट दे सकती हैं? ऑफ कोर्स, बाहुबली पीके वो जैनिज्म में एक रिवियर्ड फिगर है। पहले तीर्थंकरा ऋषभनाथा के बेटे। कहा जाता है कि वो 1 साल तक मेडिटेशन में मोशनलेस खड़े रहे, जिसकी वजह से उनके पैरों के आसपास बेलन उगाई, जिसे स्टैचू में दर्शाया गया है। यहाँ हर 12 साल में फेमस महामस्तकाभिषेक सेरेमनी होती है। कृष्णआई पीके वो एक राष्ट्रकूटा राजा थे जो एल्लोरा में कैलासा टेम्पल, एक रॉक कट मार्वल, कमीशन करने के लिए फेमस है। तो गलत डायनेस्टी, गलत जगह। कुमारपाला पीके वो गुजरात के एक चालुक्य राजा थे और जैनिज्म के महान पेट्रन थे। तेजपाला पीके वो अपने भाई वस्तुपाला के साथ गुजरात के एक वघेला रूलर के मिनिस्टर्स थे और उन्होंने दिलवारा माउंट आबू में फेमस लूना वासाई टेम्पल बनवाया था। मेमोरी हैक, याद रखो, चामुंडराया ने गंगा डायनेस्टी के रया राजा के लिए स्टैचू बनवाई, एक जनरल की तरफ से एक ग्रैंड जेस्चर। मिनी रिकैप, गोमतेश्वरा स्टैचू वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक जनरल चामुंडराया ने बनवाई थी। अमेजिंग। अब क्वेश्चन 26 फ्रॉम 1993, नामों पर एक क्विक क्वेश्चन। अनदर नेम ऑफ चाणक्य वाज ए भट्टस्वामी, बी विष्णुगुप्ता, सी राजशेखर, डी विशाखदत्त। चाणक्य को फेमसली 2 और नामों से जाना जाता है, कौटिल्य क्योंकि वो अर्थशास्त्र के ऑथर थे, और बी विष्णुगुप्ता। आमतौर पर माना जाता है कि विष्णुगुप्ता उनका पर्सनल गिवन नेम था, चाणक्य शायद उनका गोत्र नाम था, चाणक्य के वंशज, और कौटिल्य एक पेन नेम था जो उनकी शार्प इंटेलेक्ट और पॉलिटिकल फिलॉसफी कुटिला नीति को रेफर करता था। और बाकी नाम? राजशेखरा पीके एक प्रोमिनेंट 10th सेंचुरी पोएट और ड्रामेटिस्ट जो गुर्जरा प्रतिहारास के कोर्ट में थे। विशाखदत्ता फेमस संस्कृत प्ले मुद्रा राक्षसा के ऑथर, जो चाणक्य और चंद्रगुप्त के पावर में आने की कहानी को ब्रिलियंटली नैरेट करता है। तो उन्होंने चाणक्य के बारे में लिखा, लेकिन वो चाणक्य नहीं थे। मेमोरी हैक, चाणक्य चंद्रगुप्त के एक गुप्त सीक्रेट एडवाइजर थे। उनका सीक्रेट नाम विष्णुगुप्त था। मिनी रिकैप, चाणक्य का पर्सनल नाम विष्णुगुप्त था, उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। गॉट इट। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 फ्रॉम 1993। ये कॉन्सेप्चुअली क्रिटिकल है। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया इज ए कलिंगा रॉक इंस्क्रिप्शन, बी गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, सी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, डी सुपारा रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंस्क्रिप्शंस एज हिस्टोरिकल सोर्सेस। ये एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है और इसका जवाब है सी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। ये इंस्क्रिप्शन जो गुजरात में लोकेटेड है, एक हिस्टोरिकल जेम है। ये 2nd सेंचुरी सीई का है और इसे शाका रूलर रुद्रदामन 1 ने इशू किया था। ये इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन द्वारा सुदर्शना लेक को रिपेयर करने के बारे में बात करता है। लेकिन 2nd सेंचुरी सी के एक शाका राजा का इंस्क्रिप्शन 4th सेंचुरी बीसीई के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ कैसे प्रूव करता है? ये तो 400 साल का गैप है। यही तो वजह है कि ये इतना पावरफुल एविडेंस है। इंस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा है कि इस लेक को ओरिजिनली पुष्यगुप्ता ने बनवाया था, जो मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर सौराष्ट्र के राष्ट्रीय यानी गवर्नर थे। फिर ये मेंशन करता है कि अशोका मौर्य के अंडर तुषास्पा ने कॉन्ड्यूट्स ऐड किए। एक बाद के फॉरेन किंग का ये एक रेफरेंस सौराष्ट्र रीजन यानी वेस्टर्न इंडिया पर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल का डायरेक्ट अनडिनाइबल प्रूफ है। वाओ, दैट्स इनक्रेडिबल। तो एक बात का रूलर एक पिछली डायनेस्टी के पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। इस रॉक पे पेरिफेरल नॉलेज क्या है? जूनागढ़ या गिरनार की ये रॉक लगभग 800 सालों तक एक हिस्टोरिकल बुलेटिन बोर्ड की तरह है। इस पर अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स में से एक भी है। ऑप्शन बी उसी रॉक पर है, लेकिन चंद्रगुप्ता का जिक्र नहीं करता। और 5th सेंचुरी सीई के गुप्ता रूलर स्कंदगुप्ता का एक इंस्क्रिप्शन भी है, जिन्होंने भी उसी लेक को रिपेयर करवाया था। कलिंगा रॉक एडिक्ट ऑप्शन ए कलिंगा वॉर के बाद अशोका के पश्चाताप के बारे में है, तो वो आउट है। मेमोरी हैक,
रुद्रतामन को एकदम रिपेयर करने वाला सोचो। डैम को रिपेयर करके उनके इंस्क्रिप्शन ने डैम के ओरिजिनल बिल्डर को रिवील किया, चंद्रगुप्त के गवर्नर। मिनी रिकैप, रुद्रदमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वेस्टर्न इंडिया पर मौर्यन कंट्रोल का की एविडेंस है, क्योंकि उसमें चंद्रगुप्त के गवर्नर का नाम है जिन्होंने वहां सुदर्शना लेक बनवाई थी। सुपर्ब। चलो अब क्वेश्चन 28, एक मैचिंग क्वेश्चन टैकल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? 1. लोथल, एंशिएंट डॉकयार्ड। 2. सारनाथ, फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा। 3. राजगीर, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ब्रॉड माइक्रो थीम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स। चलो इनको एक एक करके चेक करते हैं। 1. लोथल, एंशिएंट डॉकयार्ड। ये बिल्कुल करेक्ट है। लोथल गुजरात में एक हड़प्पन साइट है जहां एक मैसिव स्ट्रक्चर है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक टाइडल डॉकयार्ड के रूप में आइडेंटिफाई किया है, जो शहर को साबरमती रिवर के एक एंशिएंट कोर्स से जोड़ता था। 2. सारनाथ, फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा। ये भी करेक्ट है। सारनाथ वाराणसी के पास वो जगह है जहां बुद्धा ने एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। इस इवेंट को धर्मचक्र प्रवर्तना या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ कहते हैं। 3. राजगीर, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ये इनकरेक्ट है। फेमस लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो अब हमारा नेशनल एम्ब्लम है, सारनाथ में मिला था, राजगीर में नहीं। इसे अशोका ने वहां बुद्धा के पहले उपदेश को कमेमोरेट करने के लिए बनवाया था। राजगीर मगधा की पाटलिपुत्रा से पहले की कैपिटल थी और बुद्ध और महावीर दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट साइट थी, लेकिन ये लायन कैपिटल से एसोसिएटेड नहीं है। तो सिर्फ पेयर्स और 2 ही करेक्टली मैच्ड हैं। मिनी रिकैप, लोथल करेक्ट, डॉकयार्ड करेक्ट, सारनाथ फर्स्ट सर्मन करेक्ट, लायन कैपिटल सारनाथ से है, राजगीर से नहीं, इनकरेक्ट। परफेक्ट। और अब हमारे इस डीप डाइव का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 29 फ्रॉम यूपीएससी 1991। In which of the following inscriptions of Ashoka mention has been made of South Indian kingdoms? A. Third major rock edict. B. Second major rock edict. C. Ninth major rock edict. D. First pillar inscription. Broad micro theme. Content of Ashokan edicts. इंडिपेंडेंट साउथ इंडियन किंगडम्स जैसे चोलास, पांड्याज, सत्यपुत्रास और केरला पुत्रास का जिक्र उनके पड़ोसियों के रूप में बी सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में मिलता है। इस जिक्र में इतना खास क्या है? क्या वो उन्हें जीतने की प्लानिंग कर रहे थे? बिल्कुल उल्टा। और यही इसे रिमार्केबल बनाता है। ये एडिक्ट कॉन्क्वेस्ट के बारे में नहीं है। अशोका अपनी वेलफेयर पॉलिसीज, जिसे वो धम्मा विजया, धर्म द्वारा जीत कहते हैं, डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने 2 तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा का इंतजाम किया है इंसानों और जानवरों के लिए, और मेडिसिनल हर्ब्स लगवाए हैं और कुएं खुदवाए हैं, न सिर्फ अपने एम्पायर में बल्कि इन पड़ोसी किंगडम्स में भी, साउथ में और यहाँ तक कि वेस्ट के हेलेनिस्टिक किंगडम्स में भी। ये एंशिएंट डिप्लोमेसी और एक वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट का बॉर्डर्स के पार एक्सटेंड होने का एक स्टनिंग एग्जाम्पल है। यही इन्फॉर्मेशन उनके 13th मेजर रॉक एडिक्ट में भी रिपीट होती है। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक इनक्रेडिबल इंसाइट है। मेमोरी हैक। ऐसे सोचो, सेकंड सर्विस के लिए है। अपने सेकंड रॉक एडिक्ट में अशोका अपने सदर्न पड़ोसियों को मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में बात करते हैं। मिनी रिकैप, सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में साउथ इंडियन किंगडम्स का जिक्र अशोका की वेलफेयर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में है, जो उनके बॉर्डर्स के पार तक फैली हुई थी। What a fantastic and incredibly detailed session। तो सबके लिए एक क्विक रिकैप। आज हमने देखा कैसे अलेक्जेंडर का सामना नंदाज ने किया, मौर्याज ने नहीं। हमने मैगस्थनीज, फाहियन, ह्यूनसांग और आइसिंग के साथ टाइम ट्रैवल किया। हमने अशोका के इंस्क्रिप्शन से सीखा कि उनका प्रिफर्ड नाम प्रियदर्शी था, और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से समझा कि चंद्रगुप्ता का वेस्टर्न इंडिया पर कंट्रोल कैसे प्रूव हुआ। और हाँ, भूलना मत, इंडिया में सिल्वर का अर्लीस्ट एविडेंस हड़प्पन कल्चर से मिलता है। इंटरकनेक्टेड है। एक टाइमलाइन, एक इंस्क्रिप्शन समझने से आप 5 और सवाल सॉल्व कर सकते हैं। द की इज टू बिल्ड अ मेंटल मैप ऑफ इवेंट्स, पीपल, प्लेसेस और उनके कनेक्शंस। यही असली ट्रिक है एंशिएंट हिस्ट्री को मास्टर करने की, दोस्त। एब्सोल्युटली। और हमारे सभी अमेजिंग लिसनर्स के लिए यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर आप सोच सकते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन 2nd सेंचुरी सीई में एक शाका रूलर रुद्रदमन ने शुद्ध संस्कृत में लिखवाया था। वो गर्व से मेंशन करता है कि उसने एक पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट सुदर्शना लेक को रिपेयर करवाया, जिसे लगभग 400 साल पहले एक भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। ये हमें लेगेसी के आइडिया और एंशिएंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट में पब्लिक वेलफेयर की कंटिन्यूटी के बारे में क्या बताता है, जो डायनेस्टीज और यहाँ तक कि एथनिक ओरिजिन से भी परे थी। क्या गुड गवर्नेंस सच में टाइमलेस है? सोचो इसके बारे में। अगर आपको इस डीप डाइव में मजा आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट क्या लगा। वी लव हियरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगले सेशन में मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।